तो केमिकल रिएक्शंस रिवीजन कर रहे थे हम, और काफ़ी सारी बातें कल कर ली थी, आज उसके आगे बात करेंगे। कल हम बात कर रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते करते डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हम बात करने लग गए। वहीं से बात मैं चाहता हूँ शुरू करें। तो हमने कहा था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ बेसिकली ब्रेकिंग डाउन अ सब्सटेंस इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स। किसी रिएक्टेंट को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी हीट ऑल्सो, कैन बी लाइट ऑल्सो, कैन बी इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो जब हम हीट यूज़ करते हैं एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो डीकम्पोजिशन को थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे हमने तीन रिएक्शंस के एग्जांपल लिए। एक तो लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन, जिसमें लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बने। फेरस सल्फेट, जिससे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बने। सबके ऑब्जर्वेशंस जो मैंने लिखे थे आपको याद रखने। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीमेंट इंडस्ट्री में काम आने वाली रिएक्शन है। अब स्ट्रेट अवे हम इसके आगे बात करते हैं। हमने कहा था कि दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन हीट था, तो अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके जब आप किसी सब्सटेंस को दो या ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करते हो, तो द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हम छोटी क्लासेस से जानते हैं, कोई ख़ास बात है नहीं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें वाटर का इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन यानी इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोहाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो वॉल्यूम वाइज रेशियो है वो 2:1 होता है। 2 टाइम्स हाइड्रोजन एंड 1 टाइम्स ऑक्सीजन बनता है, क्योंकि अब आप इसे बैलेंस करके देख लो। बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो वी कैन से दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो 2 है, हाइड्रोजन 2 and 2 4 है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें यहाँ पे, तो 2 into 2 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और ये 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, और 4:2 का वॉल्यूम रेशियो 2:1 ही होता है। तो वॉल्यूम वाइज हम देखें तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन और 1 टाइम्स ऑक्सीजन हमको यहाँ पे मिलता है। आपकी बुक में देखो, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, ये यही बता रहा है कि हाइड्रोजन ज़्यादा दिखाया है और ऑक्सीजन कम दिखाया है। वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? नो, हाइड्रोजन इज मोर, जस्ट डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the others? Name this gas. अब हम जो बात करते थे 9th क्लास में द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की, उसमें हमने कहा था कि किसी कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो किसी फिक्स प्रोपोर्शन में ही आपस में कंबाइन होते हैं। हालांकि उसको हम फिक्स रेशियो बाय मास बोलते थे, लेकिन अगर फिक्स रेशियो बाय मास, वो ठीक है कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास जो है वो 1:8 है वाटर में, लेकिन फिक्स रेशियो बाय मास भी जब कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स के एटम्स, तो वो किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे 2:1 इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म वाटर ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच का रिस्पेक्टिवली रेशियो है। तो उसी रेशियो में, उसी क्वांटिटी में हमको यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। दे फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऑल द कंपाउंड्स फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रोलिसिस की। हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया।
Then we can use light. When we use light to break down a substance, we call the process as photolysis. Photo means light, lysis मतलब breakdown. Photolysis. यहाँ पे दो रिएक्शंस लिखी थी हमने, सिल्वर क्लोराइड AgCl upon passing the ultraviolet rays, it gets broken down into silver and chlorine. This is white colored substance. Silver is grey and chlorine गैस की फॉर्म में निकल जाती है. दूसरा रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड का. अब सिल्वर ब्रोमाइड वैसे पेल वाइट होता है, पीलापन लिए हुए वाइट, लेकिन हमारे क्वेश्चन पेपर्स में कई बार इसे ब्राउन लिखा जाता है. तो ध्यान रखें, ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस अपॉन गेटिंग एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज gets decomposed into grey colored silver and bromine gas is evolved. यहाँ ध्यान रखें, ब्रोमीन गैस की फॉर्म में निकलती है. ब्रोमीन अदरवाइज इज अ लिक्विड, लेकिन ये गैस की फॉर्म में चले जाता है. तो दिस रिएक्शन हैज अ सिग्निफिकेंस. ये जो रिएक्शन है फोटोलिसिस, दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये काम आता है. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल डीकम्पोजिशन के 3 एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रोलिसिस का 1 एग्जाम्पल और फोटोलिसिस के 2 एग्जाम्पल. 3 + 1 + 2 टोटल 6 एग्जाम्पल्स, 6 रिएक्शंस. ये हमको ध्यान रखनी है. इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा डीकम्पोजिशन का. आगे बात करो. नंबर 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. नंबर 3 क्या है टाइप ऑफ रिएक्शन? नंबर 3 डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन हो गया. अब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी. कैसा डिस्प्लेसमेंट? सिंगल डिस्प्लेसमेंट. सिंगल डिस्प्लेसमेंट. है ना? मोर reactive substance displaces the atom of a less reactive substance from its compound. The reaction is known as single displacement reaction. हमने metals की reaction देखी है इस तरह की, जिसमें a more reactive metal iron displaces a less reactive metal copper from its salt copper sulfate aqueous solution. ये aqueous solution में होगा डिस्प्लेसमेंट. ध्यान रखें, आयंस का डिस्प्लेसमेंट है. आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, ये कॉपर को हटा देगा उसकी जगह से और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा FeSO4. इसका कलर ब्लू और इसके एक्वा सॉल्यूशन का कलर पेल ग्रीन. और क्या बना साथ में? कॉपर बना विच गॉट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन सरफेस. तो ये जो रिएक्शंस हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में सीखी थी कि एल्यूमिनियम जो है वो जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट तीनों के साथ में रिएक्शन करेगा और कलरलेस एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा. एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, आयरन और कॉपर से रिस्पेक्टिवली. फिर जिंक की रिएक्शन करेंगे तो कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट दोनों के साथ में रिएक्शन करेगा और उनके सॉल्यूशंस को कलरलेस बना देगा, क्योंकि जिंक सल्फेट भी कलरलेस होता है. फेरस आयरन इस तरह की ये वाली रिएक्शन करता है केवल. और मतलब कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. और कॉपर जो खुद है वो तो कोई रिएक्शन इनमें से तो दे नहीं पाता, लेकिन एक रिएक्शन कॉपर की भी है, क्योंकि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. तो सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर की रिएक्शन हो पाती है. कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव, तो कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर टू फॉर्म CuNO3 whole twice, that is copper nitrate, and silver metal gets deposited on copper surface. ये जो रिएक्शन है इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी बना दिया जाता है
कि वाई वी डोंट कीप और वी डोंट स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल्स. Copper of the vessel will displace silver from silver nitrate to form copper nitrate. इसलिए नहीं रखते. अगर रख दोगे तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करने लग जाएंगे और सिल्वर नाइट्रेट फिर सिल्वर नाइट्रेट रहेगा ही नहीं. उसका सिंगल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से उसका फॉर्म बदल जाएगा. तो इसलिए हम मेटल में इस तरह की चीज़ नहीं रख सकते कॉपर वेसल्स में. इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल वेसल्स. मेटल्स जनरली रिएक्ट विथ एसिड्स. और ध्यान रखें, वाटर का रिएक्शन या एसिड का रिएक्शन विद मेटल्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में ही आएगा. जैसे जिंक का रिएक्शन हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से कर दो तो H2SO4 के हाइड्रोजन को जिंक डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और यहाँ पर ZnSO4 जिंक मेटल सॉल्ट बनता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि मेटल सॉल्ट क्यों बना, या किसी मेटल की जब एसिड से रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों होती है. तो हम कहते हैं कि ऑल दोज मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर आइदर एसिड और वाटर, मतलब देयर कंपाउंड, दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस लाइक दिस. ये वाली बात हमको समझनी है. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो डिस्प्लेस करता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो डिस्प्लेस हो जाता है वो कम रिएक्टिव होता है. दैट इज द रीज़न वाई कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. कॉपर का रिएक्शन नहीं होता. क्यों? क्योंकि इन द रिएक्टिविटीज कॉपर फॉल्स बिलो हाइड्रोजन. दैट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, है कि नहीं. तो ये जो बातें हमने की ये तो की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से कुछ पता चल रहा है. इससे पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों का होगा या दो बार होगा. What does that mean? दो बार डिस्प्लेसमेंट होना या दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होना. बेसिकली दिस इज एक्सचेंज ऑफ आयंस. डबल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ आयंस. तो ये भी एक्वस सॉल्यूशंस में ही पॉसिबल है. दो सॉल्ट्स कोई से भी ले ले, दो रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. एक तो है लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑल्टवाइज रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड. ध्यान रखें इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस होना चाहिए. अगर आप इन दोनों सॉल्ट्स को साथ रख दोगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन. सॉलिड लेड नाइट्रेट विल नॉट रिएक्ट विथ सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड. वाई? बिकॉज इन दैट मिक्सचर, इनका मिक्सचर बन जाएगा ना, इन दैट मिक्सचर नो आयंस आर प्रेजेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आयंस. तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में आयंस कौन कौन से हैं रिकॉग्नाइज करें. एक तो लेड है, एक नाइट्रेट है, एक पोटेशियम है, एक आयोडीन है. तो इनकी अदला बदली हो जाएगी. लेड आयोडीन के साथ में और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में अपनी बॉन्डिंग बना लेगा. तो यहाँ बनेगा लेड आयोडाइड PbI2, येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट. This is a good example of precipitation reaction where instantaneously a yellow precipitate is formed and a colorless potassium nitrate aqueous solution is also formed. This is first example of double displacement reaction. You can also give the example of barium chloride aqueous solution. दिस इज ऑल्सो कलरलेस सॉल्यूशन. ये सब कलरलेस, ये येलो प्रेसिपिटेट, वो कलरलेस. बेरियम क्लोराइड वाइट कलर का पाउडर है, इसका एक्वा सॉल्यूशन भी कलरलेस है. सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसका भी एक्वा सॉल्यूशन कलरलेस है. इन दोनों को जैसे ही आपस में मिलाते हैं
वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट, वाइट PPT. This is also an example of sodium chloride. This is also an example of endothermic reaction. वैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी जो आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस देखे, उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तब वो रिएक्शन होती है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमारे पास ये जो हैं, इनमें एग्जांपल्स आप देखें, 2 एग्जांपल हमने ये ले लिए, हाँ, इनको तो चलो छोड़ो, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, यहाँ पर 6 एग्जांपल ये ले लिए थे। तो हार्डली 10 एग्जांपल्स ये हुए, 10 रिएक्शंस ये हुई। उसके अलावा 2 रिएक्शंस हमने यहाँ पे देखी थी इम्पोर्टेंट। अब इसमें एक आध रिएक्शन और ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 रिएक्शंस होती हैं, जो अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी के साथ में बहुत अच्छे मतलब फुल मार्क्स लेके आ सकते हो केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि इनके बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, चाहे MCQ पूछा जाए चाहे कुछ भी पूछा जाए। क्वेश्चन इसके बाहर जा नहीं सकता। MCQ प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, किसी भी जगह से बनाया जा सकता है, तो उसके लिए हम फिल इन द ब्लैंक से प्रैक्टिस करेंगे, MCQ से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर होता है कि ये कुछ एक लिमिटेड क्वेश्चन, यही हमारे सिलेबस में जो सबसे इजी बना देता है सिलेबस को, वो यही फैक्ट है कि प्रिडिक्टेबल है, एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली प्रिडिक्टेबल। आपको पता है कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो आप बस उनकी प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। तो आप पढ़ाई अच्छे से करो, नॉलेज बढ़ाओ अपनी, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेपर का पैटर्न क्या है, जैसे भी पैटर्न का पेपर होगा आप बड़े इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं रेडॉक्स के बारे में। हाँ, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला करके हम ये नाम बनाते हैं रेडॉक्स। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन के लिए हमने 3 बातें बोली थी ना। हमने कहा था ऑक्सीडेशन मतलब आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो रिडक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात पहले लिख देते हैं, एडिशन ऑफ तो हाइड्रोजन, चलो एक ही बात है, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बातें हमको दिमाग में रखनी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को छोड़ दो तो बाकी सभी रिएक्शंस जो हमने देखी हैं उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है ना। जैसे कि हमने कहा कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई Mg+O2, उसमें मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज मैग्नीशियम इन दिस केस। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
इज ऑक्सीजन। जिसने ऑक्सीजन इसमें ऐड किसने की? खुद ऑक्सीजन नहीं करी, तो ऑक्सीजन खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी का रिडक्शन होता है, ये बात हमेशा याद रखो। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हुआ? वो ऑक्सीजन हुआ। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या सब्सटेंस रिड्यूस्ड? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमेशा रिएक्टेंट्स में से ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट में से किसी का नाम लिख दो आप। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे मैग्नीशियम है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि इसने इसकी ऑक्सीजन ले ली। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, आपने तो अब मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ लिया है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपको पता है कि जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और उसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वी कैन शो दैट मैग्नीशियम which has 2 electrons in its outermost shell reacts with 2 atoms of oxygen having 6 electrons in their outermost shells. So it reacts in this way. मैग्नीशियम जो है दो नहीं, सिर्फ एक से ही रिएक्शन करेगा। इसको हटा दो, है ना। मैग्नीशियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है, तो MgO2 MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे Mg+2 आयन बनता है, यहाँ पे O-2 आयन बनता है, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंबाइन हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने कहा था कि जिसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने लिखा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है, ऑक्सीडाइज इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के कंटेक्स्ट में भी बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम से क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, और रिलीज होना या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो ये मैग्नीशियम इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में हुआ है, तभी तो O-2 आयन बना है, तो ऑक्सीजन इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। जो किसी को ऑक्सीजन दे दे वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे या हाइड्रोजन दे दे वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अब देखो मेटल्स के बारे में सोचो। मेटल्स जो होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज। हमने इनफैक्ट अब तो डेफिनेशन ही मेटल्स की ये बना दी कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। ये उनका डेफिनेशन है मेटल्स का। तो मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप इसे इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ नहीं देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब ये हमेशा ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ, याद रखें, जो किसी को ऑक्सीजन दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए वो हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से किसी रिएक्शन का पार्ट होते हैं। अगर और एग्जाम्पल लेते हैं हमें एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया हुआ है हमारी बुक में कि रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर कॉपर, उसको हम हीट करते हैं चाइना डिश में ओपन में, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्ट करता है। कॉपर इज़ अ मेटल, वही रिएक्शन, उसी तरह की रिएक्शन है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। कॉपर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ और बन गया ब्लैक कलर का CuO। हाँ, ये रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर था। ये सब चीज़ें हम डिटेल में बात कर चुके हैं पहले, अभी रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज आई वांट कि हम आज इस बात को ख़त्म कर दें, इस चैप्टर को। तो कॉपर और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन आता है कि अ रेडिश ब्राउन कलर्ड पाउडर एक्ट्स व्हेन हीटेड इन एयर कन्वर्ट्स टू अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। व्हाट विल यू डू to reobtain its reddish brown color?
राइट डाउन ऑल रेलेवेंट केमिकल इक्वेशंस। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉपर ऑक्साइड, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। हाइड्रोजन इज ऑल्सो लाइक मेटल्स इज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को बाहर खींच लेता। अब ये ऑक्सीजन को बाहर क्यों खींच रहा है यहाँ पे? क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर आता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो व्हेन यू पास दिस हाइड्रोजन गैस ओवर कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस, then copper is reobtained, that is reddish brown. ठीक है, हाइड्रोजन गैस को पास किया तो ये वापस रेडिश ब्राउन हो गया। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड। जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका ही ऑक्सीजन निकलता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही रिड्यूस होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। इन लास्ट रिएक्शन मैग्नीशियम वाज रिड्यूसिंग एजेंट एंड मैग्नीशियम वाज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड आल्सो। ऑक्सीजन वाज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा ना हमेशा, वही तो देगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गॉट रिड्यूस्ड। सब्सटेंस रिड्यूस में हमने ऑक्सीजन का नाम लिखा था, तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज भी होगा। सब्सटेंस रिड्यूस्ड जिसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई, किसकी हो गई? कॉपर ऑक्साइड की हो गई। तो CuO कॉपर ऑक्साइड इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है जो रिड्यूस हुआ होगा, जो ऑक्सीजन कैरियर था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज CuO एंड रिड्यूसिंग एजेंट जिसने ऑक्सीजन निकाल ली इसमें से। जो किसी की ऑक्सीजन निकलवा ले वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना, जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी के इलेक्ट्रॉन निकलवा दे वो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे विच सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग एजेंट? इट इज हाइड्रोजन गैस। ये बात हमको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन एनी रिएक्शन रेडॉक्स में हमसे 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। आपके लेवल पर बिल्कुल सिंपल है ये कि इन अ केमिकल रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या सब्सटेंस रिड्यूस कौन है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है। वो आपके रिएक्टेंट्स में से ही होंगे। एक और रिएक्शन थी जिसमें फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का रिएक्शन एल्यूमिनियम से किया गया और इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिला। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? थर्मिट रिएक्शन। इसको थर्मिट वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसको वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। वेल्डिंग मतलब आयरन के क्रैक्स को जोड़ने के लिए, आयरन की गैप्स को जोड़ने के लिए। हाँ, जैसे रेलवे लाइन में क्रैक आ गया तो क्या करेंगे, वहाँ पर ले जाएंगे फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को मिलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन जला करके खूब सारी हीट पैदा करेंगे और इसमें जलाएंगे। ये एकदम ज़ोर से जलेगा और आयरन जो है वो लिक्विड की फॉर्म में उस क्रैक में भर जाएगा और ठंडा हो जाएगा। 1500 डिग्री से एकदम जो भी टेम्परेचर हो आपके सराउंडिंग्स का उस टेम्परेचर पे आएगा तो इन गैप्स में पिघला हुआ मोल्टन आयरन भर जाएगा और ठंडा होकर के हार्ड हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से क्रैक्स फिल करने के लिए यूज़ करते हो। तो ये भी रेडॉक्स में पढ़ रहे हैं हम कि ये ऑक्सीजन कैरियर है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। एल्यूमिनियम इज अ मेटल। ऑल द मेटल्स, याद रखो 3 बातें, ऑल द मेटल्स हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। हाइड्रोजन एंड कार्बन
All the metals, hydrogen and carbon, are always reducing agents. किसी रिएक्शन में इनको देख लो तो समझ जाओ कि रिड्यूसिंग एजेंट यही है, और फिर जो रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडेशन भी उसका ही हुआ होगा, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी यही है। यहाँ पे एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन की एडिशन हुई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, तो ये देख करके हम बोलेंगे कि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है Al2O3 में। हम कहते हैं कि ये सब दिमाग ही नहीं लगाना, अगर मेटल है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। जो ऑक्सीजन कैरी करके आता है, ऑक्सीजन जिसमें होती है, यानी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इन अ केमिकल रिएक्शन, जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद ऑक्सीजन एंड द नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन एट्सेट्रा, और सल्फर और नाइट्रोजन, दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाँ, ऑल द मेटल्स, देन हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन कार्बन भी नॉन मेटल्स हैं, इसलिए मैंने नॉन मेटल स्पेसिफाई कर दिए कि कौन से नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रैक्टिकली हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ करके आप बाकी सारे नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से देखोगे। कार्बन और हाइड्रोजन कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, क्योंकि दे डोंट गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इसलिए वो कभी भी, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा रेडॉक्स का कंसेप्ट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्योंकि साइमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ ही होती हैं, इसलिए हम इनका नाम भी एक साथ रख देते हैं, रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स एक ही बात है। अब लास्ट बात बचती है, एप्लीकेशन बेस्ड बात है, एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। क्या बात करेंगे? एक तो बात करेंगे करोजन की। हाँ, करोजन में क्या होता है? मेटल सरफेसेस react with the substances in their surroundings to lose their physical प्रॉपर्टीज़। अब मेटल्स को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही तो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे आयरन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उसमें टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, और अगर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करके एक फ्लेकी पाउडर टाइप सब्सटेंस Fe2O3 XH2O बना लेता है, which is reddish brown in color, तो this is a loss of the property for which the iron was chosen to be used as a substance in infrastructural development. This is called rust, and the process of this type of corrosion is known as rusting. ये रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन। We can similarly take the example of copper, which reacts with carbon dioxide and moisture in its surroundings to give copper carbonate CuCO3 dot CuOH whole twice.
We call it copper carbonate. This is green in color. Basic in nature, green in color. The green layer over copper surface is this carbonate layer. हाँ, कॉपर के ऊपर कार्बोनेट का ग्रीन कलर का लेयर बन जाना इज नोन एज टार्निशिंग. टार्निशिंग ऑफ कॉपर. और सिल्वर. सिल्वर का रिएक्शन होता है. सिल्वर अपने आप में कम रिएक्टिव मेटल है. वैसे इसका रिएक्शन बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल एक गैस हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, उसके साथ स्लो रिएक्शन होता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनता है. वेरी स्लो रिएक्शन. अगर सिल्वर को काफ़ी लंबे समय के लिए खुला छोड़ दे तो ये रिएक्शन हो पाती है वेयर ब्लैक कलर्ड Ag2S इज फॉर्म्ड. तो ब्लैकनिंग ऑफ द सिल्वर सरफेस, सिल्वर की सरफेस पर ब्लैक कलर की लेयर बन जाना इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. मैं याद दिला दूं आपको कि हाइड्रोजन सल्फाइड वैसे तो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट वो बहुत सारी रिलीज़ होती है. तो इंडस्ट्रियल एरिया में टार्निशिंग ऑफ सिल्वर ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि H2S कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. तो ये तीनों जो एग्जांपल हमने लिए, रस्टिंग और दो तरह का टार्निशिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ कॉपर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, दिस ऑल आर कॉल्ड एज करोजन. मेटल की सरफेस का अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज लूज करना बाय केमिकली रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस इज नोन एज करोजन. ठीक है, करोजन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये आपने मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा ही है. हाँ, आपको ये आइडिया लग गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है या गैल्वेनाइजिंग किया जाता है. ये सब बातें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा. लास्ट पॉइंट हमारा था रेंसिडिटी. हाँ, मैं आपकी बुक में दिखा दूँ कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या देख चुके. एक तो ये आपका फोटोलिसिस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन. हाँ, आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है. ये रिएक्शन भी देख लो, लेड कॉपर क्लोराइड से लेड क्लोराइड बना लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा. हमने सिल्वर की रिएक्शन डाल दी थी, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड. ये हमने देखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कॉपर प्लस ऑक्सीजन, CuO, CO प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर, किसका रिडक्शन हुआ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये सब एग्जाम्पल है ना. और फिर हम आए करोजन पे, और अब लास्ट टॉपिक है ये हमारा रेंसिडिटी. तो ये जो रेंसिडिटी है इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन ऑफ फैट्स प्रेजेंट in our food which results into spoilage of the food. हाँ, मतलब फूड का जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो डिटीरियोरेट हो जाता है. स्पॉइलेज मतलब डिटीरियोरेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड. क्यों हो गया? क्योंकि जो फैट प्रेजेंट था इनसाइड द फूड उसने केमिकल रिएक्शन की बाय द एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस, खास करके ऑक्सीजन से. तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है, हमें से ऑक्सीजन से फूड को बचाना पड़ता है.
खास करके क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द वेज बाय विच ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड। तो उसमें क्या क्या हमने एग्जाम्पल लिए थे। हमने कहा था कि देखो रेंसिडिटी से बचना है तो पहला काम तो क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी वो सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने देते हैं फैट के साथ में, हाँ, फैट के साथ रिएक्शन ही नहीं होने देते ऑक्सीडेशन वाली। एंटीऑक्सीडेंट्स में हमने BHA और BHT का एग्जाम्पल दिया था। वीडियो पॉज करो और इनके फुल फॉर्म बताओ। BHA और BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करना। उसके अलावा यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, पिकल्स वगैरह में प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं लाइक विनेगर। हाँ, एंड विनेगर क्या है, विनेगर एसिटिक एसिड है, मतलब इथेनोइक एसिड है जिसको डाइल्यूट किया हुआ है बहुत ज़्यादा। 5% है केवल इथेनोइक एसिड, बाकी 95% वाटर है, उसको विनेगर बोलते हैं। तो विनेगर जो है वो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं हम, जो पिकल्स पैक होते हैं उसके ऊपर विनेगर डाल दिया जाता है। और फिलिंग नाइट्रोजन विच इज़ अ वेरी लेस रिएक्टिव गैस इन द वेफर्स पैकेट्स। वेफर्स जो चिप्स वगैरह होते हैं आपके, उनके पैकेट्स में नाइट्रोजन फ्लश की जाती है, एयर बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन ही रह जाती है अंदर, एंड नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विथ द फैट्स इन द फूड। उसके अलावा यूजिंग डीप फ्रीज़र, ये वैसे तो बैक्टीरिया से बचाता है बट इट कैन डिले ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन मतलब रेंसिडिटी इज अ केमिकल रिएक्शन, एंड केमिकल रिएक्शंस एट वेरी लो टेम्परेचर्स या तो हो नहीं पाते या बहुत कम रेट से होते हैं। तो बाय डूइंग दिस यू कैन आइदर टेम्परेरीली स्टॉप द रेंसिडिटी और यू कैन डिले रेंसिडिटी। फॉर डिलेइंग रेंसिडिटी वन मोर थिंग इज डन, दैट इज कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हालांकि उससे रेंसिडिटी से आप बचा नहीं सकते हो फूड को, लेकिन रेंसिडिटी डिले की जा सकती है। ये आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है, सारे टॉपिक्स की बात हो गई है। वैसे हमने 10 दिन लगा करके इस चैप्टर को पढ़ा था। हाँ, अब इसके पॉइंट्स लर्न्ड जो हमने थे उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। A complete chemical equation represents the reactants, products and their physical states symbolically. A chemical equation is balanced so that the numbers of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product side of the equation. Equations must always be balanced. Why should it be balanced? क्योंकि all the reactions follow the law of conservation of mass. So to justify the conservation of mass, an equation also should have all the metals, all the atoms of the elements equal in both the sides. In a combination reaction, two or more substances combine to form a new single substance. Decomposition reactions are opposite to combination reactions. In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substances. Reactions in which heat is given out along with the products are called exothermic. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. We call it single displacement. Two different atoms or groups of atoms are exchanged in double displacement reaction. हमने कहा था double displacement reaction में ions का exchange होता है. Precipitation reaction produce insoluble salts, जैसे कि लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन में लेड आयोडाइड बना येलो कलर का इंस्टेंटेनियसली, या बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई थी और उसमें प्रेसिपिटेट बना था कौन सा, बेरियम सल्फेट वाइट कलर का। Reactions also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। Oxidation is
द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब कल की क्लास में हम इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट जो टर्म 1 के हैं उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने एसिड बेसिस से किया था। एसिड बेसिस को बाद में रिवाइज करेंगे, उसको पढ़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसका रिवीजन अभी नहीं किया। लेकिन केमिकल रिएक्शन क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था, सबसे पहले वही पढ़ा था, तो थोड़ा सा एक गैप लग गया था बीच में, तो इसलिए हमने इसको ब्रशअप किया है। सिर्फ 2 दिन की क्लास लगी है, पूरा चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा, ब्रशअप हो गया होगा। और अब आपको ये बात, अगर आपने ये 2 क्लासेस आज की और कल की, अगर 2 क्लासेस अच्छे से देख ली हैं, नहीं देखी तो अब देख लो, आपका केमिकल रिएक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। तो आप इसे ढंग से देख करके अपनी बुक पढ़ लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।